अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 26वीं आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का पिछले 2 रोज से जारी इजलास आज भी बेनतीजा खत्म हो गया और इस इजलास के बाद भी ये खबरें सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान आईनी अदालत के क्याम पर अब भी डेडलॉक बरकरार है। अहम बात यह कि कल होने वाले इजलास में हुकूमत ने एक मुसवदा पेश किया था जिसमें नून लीग ने अपनी और पाकिस्तान बार काउंसिल की अलग अलग तजावीज़ चार्ट की सूरत में पेश की थी कमेटी के सामने। और हुकूमत के इस मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के क्याम और आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम को देने समेत आइन की 6 शिकों में तरमीम, इजाफे और तब्दीली की तजावीज़ सामने रखी थी। मगर अहम बात यह कि हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब तक जो भी मुसवदे सामने आए हैं, इस बारे में अपोजिशन का दावा है कि ये मुसवदे नामुकम्मल हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ आईनी अदालत के क्याम, जजेस की तकरीरी के तरीक़ेकार और इनके इख्तियारात से मुतालिक तजावीज़ शामिल है। बहरहाल आज होने वाली पार्लिमानी कमेटी के इजलास में JUIF ने भी अपना मुसवदा शेयर किया है, जिसमें आईनी अदालत की जगह आईनी केसेस के लिए अलग आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी है, जबकि JUIF अब भी सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस देखना चाहती है। इस हवाले से आज कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और JUIF के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फर्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। हमारा पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी फ़र्क जो है ना, वो क्योंकि मामला कोर्ट से ज़्यादा मुतल्लिक है, इस वक्त बुनियादी बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अब हमने जब ड्यूरिंग द मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं, वो डाटा तो वो ज़रा चेक करवाइए, तो वो लेस देन 200 केसेस हैं, बल्कि 100 और 150 के दरमियान हैं वो केसेस, जिसके लिए एक नई अदालत प्रपोज की जा रही है। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए भले वो अगर आप कहें कि जी 20% टाइम खा जाती है, उसके लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 200 से भी कम आईनी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिसके लिए अलग आईनी अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आज इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और उमर अयूब खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की और ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों का शिकवा किया, जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा कि अभी आईनी तरमीम पर तजवीज़ दें, ये मामला बात का है। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजावीज़ कमेटी के सामने पेश की और इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज पहली बार हुकूमत ने अपना मुसवदा शेयर किया है, मगर हमने अभी तक ये तजावीज़ नहीं देखी हैं, चाहते हैं कि इस पर अगली गुफ्तगू 17 अक्टूबर से पहले ना हो। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत एक रबर स्टैंप अदालत बनाने जा रही है, जिसके 5 जजेस वजीर आजम के अपॉइंट किए हुए होंगे। आज 6th मीटिंग की फर्स्ट टाइम है, गवर्नमेंट ने अपना एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है, इसी तरह JUI ने भी एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है। इस पे कोई अपनी बात भी करनी है तो बात तब होगी जब हम खान साहब से मिले हों, हमने डिस्कस किया हो, पार्टी ने आपस में डिस्कस किया हो। लिहाजा इस पर नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो 17 तारीख से पहले ना हो। हमें उम्मीद है अगर इस पर डिस्कशन होनी है तो 17 तारीख के बाद होगी। कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह आप लोग बनाने जा रहे हो ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 148 कॉन्स्टिट्यूशनल और 2800 मोटो केसेस है। तो आप 176 केस के लिए कोर्ट बना रहे हैं, जबकि सारा के सारा जो केस है, बर्डन है, वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। आईनी अदालत बनाने जाने की तजवीज़ दे रहे हैं वो, और उस आईनी अदालत की जो पहली शिक है कि वो पहली बार चीफ जस्टिस कौन होगा, उसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस को, और उसके आगे लिखा है कि जो अगले 4 जजेस हैं उनको वो वाला चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपॉइंट किया हो। यानी कि ये कैंगरू कोर्ट बनाने जा रहे हैं, यानी कि ऐसा रबर स्टैम्प कोर्ट जिसके 5 के 5 जज साहिबान प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड हों। आईनी तरमीम के मामले पर खसूसी पार्लिमानी कमेटी का अगला इजलास अब 17 अक्टूबर को दोबारा होगा, जबकि आईनी तरामीम से मुतलिक मुसवदों पर गौर करने के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई है। ये ज़ेली कमेटी के कुछ अरकान तमाम जमातों के मुसवदे को इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट बनाएंगे और मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देंगे। अहम बात यह कि अपोजिशन आईनी अदालत के क़याम और वज़ीर आज़म को पहली आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार देने की तजवीज़ को नाकाबिले कबूल करार दे चुकी है, मगर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने आज भी इस तजवीज़ का दिफा करते हुए ये कहा है कि किसी ज़माने में जजेस की तैनाती गवर्नर जनरल, कभी सदर और कभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करते थे। अमेरिका में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास है। कि
ये 25 के बाद भी जा सकता है आईनी तरमीम का बिल? बिल्कुल जा सकता है, 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है। आपकी कितनी तैयारी है सर? जी आपकी तैयारी कितनी? देखिए, अब तो 1 महीने से तैयारी की बात तो मेरे ख्याल में अब जितनी डिलिबरेशंस इस पे हो चुकी हैं। क्या डम्मी आप आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसका अख्तियार आप चीफ जस्टिस का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दे रहे हैं? ये जुडिशल कमीशन बनने से पहले ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं 1935 से लेके ऑनवर्ड, ये सारी अपॉइंटमेंट्स किसी ज़माने में गवर्नर जनरल, किसी ज़माने में सदर, किसी ज़माने में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी करते रहे हैं। जी जी। और ये इख्तियार अमेरिका में कौन अपॉइंट करता है? सदर करता है, और पार्लियामेंट की कमेटी इंटरव्यू करती है और एक लंबा प्रोसेस होता है। हुकूमत आईनी अदालत के क़याम और वज़ीर आज़म को जजेस की तैनाती का इख्तियार देने का दिफा कर रही है और हुकूमत की कोशिश है कि यह तरमीम 25 अक्टूबर से पहले मंजूर कर ली जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील आबिद जुबैरी की आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी समाअत अब 17 अक्टूबर को होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये ऐलान भी किया है कि अगर पार्टी रहनुमाओं का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में राब्ता बहाल ना किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को टी चौक पर एहतजाज करेगी। जिसके जवाब में आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्निंग देते हुए कहा है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती है। आए थे रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है, उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे रही है, ख्वाजा आसिफ उनको वार्निंग दे रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले आईनी तरमीम के हवाले से हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया। इत्तफ़ाक़ राय कहाँ तक पहुँचा है सियासी जमातों के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि एक बजाय जो डेडलॉक इस वक्त नज़र आ रहा है जिस पर आपने भी बात की कि JUIF चाहती है कि इस वक्त जो केसेस हैं, आईनी केसेस सुप्रीम कोर्ट में वो कोई 150 के करीब हैं, तो इसलिए आईनी बेंच बनाया जाए ना कि आईनी अदालत बनाई जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब तो बहुत जोर दे रहे हैं और एडवोकेसी कर रहे हैं इस चीज़ की कि इस मुल्क को ज़रूरत है आईनी अदालत की। देखिए, हमारा ख्याल ये है कि 150 केसों के लिए एक पूरी की पूरी कोर्ट तश्कील देना बड़ी अजीब सी बात नहीं हो जाएगी। जहाँ पे 61,000 या 63,000 केसेस हैं, उनके लिए तो वही कोर्ट रहेगी और ये फिर जो ना एक नया जो सेटअप हम बना देंगे। तो अव्वल तो ये केस मैनेजमेंट से ये सारा कुछ मुमकिन है, मगर स्टिल जो है ना अगर मैनेजमेंट से जो है ना वो समझ लें कि नहीं होता या सारा जो ना वक्त यही कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दीजिए, वहीं पे एक मैकेनिज्म ड्रा कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ही रहेगा, 2 तो नहीं हो सकते, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ना वो 2 तो नहीं हो सकते 2 सूबों में। तो जो कुछ भी करना है वो इसी सेटअप के अंदर कर लीजिए। उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए सारी पार्टियों के बशमूल जो है PTI की सबकी तजावीज़ इसमें शामिल कर ली जाए, तो मेरे ख्याल कोई ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक होगी? क्योंकि बिलावल साहब तो 2-3 वजूहात बताते रहे। एक तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है केसेस की, और अगर आप 2 अदालतें बना देंगे यानी कि आईनी केसेस को अलग कर देंगे तो वो मसला भी हल होगा। दूसरा फिर वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोर्ट्स इतनी पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं, उसके लिए भी बेहतरीन तरीका ये कि आईनी अदालत बनाई जाए जिसमें तमाम सूबों से रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल हो। ये इसी सेटअप के अंदर भी मुमकिन है कि आप जो है ना वो सूबों की रिप्रेजेंटेशन ले लें और उसमें इक्वल अगर आप करना चाहते हैं इक्वल कर लें, सीनियरिटी का प्रिंसिपल लेना चाहते हैं सीनियरिटी का प्रिंसिपल कर लें, मगर जो कुछ भी हो इसी सेटअप के अंदर हो और किसी उसूल की बुनियाद पे हो, किसी शख्स की बुनियाद पे ना हो। बस ये हम चाहते हैं। तो आप इस अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे अगर ये अमेंडमेंट जो है वो आईनी अदालत की बात करती है? तो देखिए, हमारा तो मुसवदा आज हमने शेयर भी कर दिया सबके साथ और हमने जो कुछ भी इन राइटिंग है हम उस पर खड़े हैं। ये है कि उसकी जुज़ियात पे बात यकीनन हो सकती है, मगर इस बाकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर है मेरा ख्याल है।
अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि JUIF इस बात पे अब लचक नहीं दिखा सकती। आईनी बेंच आपके ख्याल में एक तरीकेकार है इस मसले का हल का, आईनी अदालत के तरफ JUIF नहीं जाएगी? 150 केसों के लिए आप एक अदालत बनाना चाह रहे हैं, कोई बात वो करिए ना कि वो जो उसको डाइजेस्ट कर सके आदमी, जो प्रूडेंट माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो कोई, अगर फर्ज कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मिसमैनेज होता है जजेस के पार्ट पे या वकला के पार्ट पे या पार्टीज के पार्ट पे, कि उसको लेके जो है ना इस तरह के केसेस जो है ना लंबे चलाते रहते हैं, तो ये तो रेगुलेट करने का मसला है। चीफ जस्टिस या जो भी बेंच को है रेगुलेट करे, टाइम फिक्स करे। वो जो वहाँ पे बैठ के या खड़े होके जो है ना वो किताबें पढ़ते रहते हैं और पूरी किताब पढ़ के सुनाते हैं, तो उस तरह से न करें जिस तरह से बाकी केसेस में, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में या सर्विस केसेस में जो है वो रेफर करते हैं हम, उसमें जो रेलेवेंट पार्ट होता है वो उसको पढ़ देते हैं या वो जजों ने पढ़ा होता है, या जिस तरह से भी कोई आसान तरीका होता है वो हल निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी इन केसों के लिए भी टाइम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है चूंकि टीवी पे कैमरे चल रहे हैं तो उसको जो है ना वो घंटों नहीं दिनों के हिसाब से चलते हैं। फजल रहमान साहब तो ऑन रिकॉर्ड है कि कोई भी पर्सन स्पेसिफिक तरमीम होगी उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब भी आपको लगता है, आपकी जमात को लगता है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग दोनों में से किसी की एक ख्वाहिश है कि जो तरमीम हो वो पर्सन स्पेसिफिक हो? मेरा ख्याल है कि वो भी अब पर्सन स्पेसिफिक से जो है ना वो अब उस पर नहीं है, और अल्टीमेटली तो वही इस बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। पर्सन स्पेसिफिक तो अब शायद वो भी नहीं रहेंगे, मगर जो है ना वो अगेन जो है ना मामला जो है ना वो बेंचेस और अलग से कोर्ट के दरमियान अटका हुआ है। हम बेंचेस पे ही जोर देंगे, हमारा एजेंडा यही है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत तो वैसे गवर्नमेंट को होती है या ट्रेजरी को होती है, तो स्टिल जो है ना ये बेंचेस बना के ये मामला जो है आसानी के साथ हल किया जा सकता है। अच्छा, आईनी अदालत के अलावा इस जुडिशल पैकेज या इस पूरी तरमीम में और क्या है? क्योंकि कल भी कुछ ड्राफ्ट जो सामने आए जिसमें पीपल्स पार्टी का था, नून लीग का भी सामने आया, पाकिस्तान बार काउंसिल की भी रिकमेंडेशंस आई, वो सारी ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मुतल्लिक हैं। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में क्या है और उन चीजों को भी क्या आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कमेटी में, या अभी तक खुफिया है वो बातें? अभी तक हमने उस पर इसरार किया है कि जो कुछ लाना है तमाम कार्ड शो करिए, तमाम चीज़ें हम जुबानी, जब देखिए हम वकील हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं, हम जो है ना कोई चीज़ जुबानी जो है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी है ब्लैक एंड वाइट में दीजिए, ब्लैक एंड वाइट में आने के बाद हम उसके ऊपर जो हमारी इनपुट होगी वो भी हम ब्लैक एंड वाइट में दे देंगे, या हम अगर बात करेंगे भी कमेटी में तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सारी चीज़ें जो है ना वो हमको एक दफ़ा में दे दें, वन गो में दें, और वन गो में देने के बाद हम आपको उसको जवाब भी वन गो में दे देंगे। आपको इसकी ज़ैली कमेटी भी बनाई है, वो इंस्ट्रक्शन शायद लेना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर से। तारड़ साहब ने बताया कि वो चले गए थे, कल किसी दोस्त के वालिद के जनाजे में चले गए थे, तो ये वो पूरा नहीं कर सके हैं। तो पूछ लें पहले, और उसके बाद अगर बाकी चीज़ें लाना चाहते हैं। इस वक्त दोनों पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने सिर्फ कोर्ट के हवाले से दिया है। हमने वो जो एक हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है वो हमने, चूंकि वो पुराना ड्राफ्ट देखा हुआ था और पहले से बना हुआ पड़ा था, तो हमने वही शेयर कर दिया फिल वक्त। मगर इनकी तरफ कुछ आएगा तो फिर हम उसको ये हक रखते हैं। साहब, अगर आप कह रहे हैं कि अब शायद ये सियासी जमात जो है वो पर्सन स्पेसिफिक वाले मामले से पीछे हट गई है, तो फिर ये 25 अक्टूबर की जो तारीख है ये अब भी क्यों उतनी रेलेवेंट नजर आती है? क्योंकि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इससे पहले नंबर पूरे हो जाएं। JUIF पहले भी कह चुकी है कि 25 के बाद भी आप कर लें ताकि ये तासुर ही खत्म हो जाए, पर्सन स्पेसिफिक है। ये क्यों सिग्निफिकेंस रहती है 25 अक्टूबर की, अगर ये मामला पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो? पर्सन स्पेसिफिक में बेहतर जवाब तो वही दे सकेंगे, मगर पर्सन स्पेसिफिक एक हद तक तो खत्म हो गया ना, वो तो आपको भी समझ आती है। और कोर्ट रेफरेंस तो है 25 तारीख को, एक सिग्निफिकेंस अब भी है। तो ये मुमकिन भी है और मुमकिन नहीं भी है। अब मुझे नहीं इस बात का पता कि असल इंटेंशंस क्या हैं, मगर उन इंटेंशन को ज़रा एक तरफ कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और क्या आपकी जमात भी इस बात के हक में है कि इस वक्त जो आइन में जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाते हैं चीफ जस्टिस के ओहदे पर, लेकिन क्या आप लोग ये चाहेंगे कि इसको तब्दील करके सीनियरिटी प्रिंसिपल ख़त्म करके जो टॉप 3 या 4 जजेस है उसमें से एक शख्स को मुकर्रर किया जाए चीफ जस्टिस? हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने जो डॉक्यूमेंट शेयर की है हमने उसमें ऐसी कोई बात नहीं की है। अब जब दूसरी तरफ से डॉक्यूमेंट्स आती हैं और उसमें जो है वो क्या लो और क्या दो का असूल होगा, तो फिर कोई बात मुमकिन भी है और नहीं भी मुमकिन है।
मगर फिल वक्त हमने जो है ना वो ये अहम बात है, आप कह रहे हैं इस पे बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यानी कि जो इस वक्त मौजूदा आइन है कि सीनियर मोस्ट चीफ जज जो है वो ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाते हैं, उसको बरकरार रखा है आपने। उसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं हम, जुबानी भी और वैसे भी हम इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं। सही। और ये बात जो बार बार की जाती है कामरान साहब के JUIF सपोर्ट करे या ना करे, नंबर्स हम पूरे कर लेंगे, जिस पर कल फजल रहमान साहब ने कहा कि ये तो सियासी बदअखलाकी है कियत है क्या इस तरह की अगर बातें की जाएं, तो ये क्या आपके ख्याल में हुकूमत एक थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि आप आते हैं तो आए वरना आपके बगैर भी हो जाएगा? ये हमारे बगैर करना है तो हम बड़ी खुशी से जो है ना वो हम कहेंगे कि आप हमारे बगैर कर लें, कम से कम इस बदनामी का दाग हमारे ऊपर नहीं होगा। और वो जो उससे भी बड़ी बदनामी है कि वो जो सेल परचेज वाली बात होगी या किसी और तरह से मैनेज करने की, अरेंज करने की बात होगी, वो भी हम पे नहीं होगा। हमने अपने तौर पे हमारे मेंबर जो है वो या बाहर खड़े होंगे या पोस्ट कर रहे होंगे या हम अपनी अमेंडमेंट्स ला के उस पर जो है ना हम अपना वर्जन देंगे, मगर जो है वो क्या होगा उसका गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर होगा वो गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने, वो हमारा फिर हैडिक नहीं है। कल हमने उमर अयूब साहब से बात की, वो कह रहे हैं कि हमारे जो जितने भी अरकान हैं चाहे वो सेनेट में हो या कौमी असेंबली में हो वो हमारे साथ हैं, वो नहीं टूटे हैं। तो उनकी रीडिंग तो ये है कि हमारे बगैर मतलब JUIF के बगैर ये तरमीम हो नहीं सकती, और JUIF इस वक्त PTI के साथ खड़ी हुई है। आपकी क्या असेसमेंट है कि आपके बगैर ये आईनी तरमीम हो सकती है? देखिए हम अपने साथ खड़े हैं, हम ना PTI के साथ खड़े हैं ना हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। हम अपना जो हमारे पास जो कुछ हमने इन राइटिंग शेयर किया है हम उसी के साथ खड़े हैं। लेकिन आपके बगैर JUIF के बगैर आपके ख्याल में ये तरमीम दोनों हाउस से पास हो सकती है? अगर कोई सीधे रास्ते पे चले तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे इस। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का मौक़िफ़ ये है कि JUIF और पीपल्स पार्टी के जो मुसवदे में फ़र्क है वो सिर्फ एक बुनियादी चीज़ का है कि पीपल्स पार्टी इसरार कर रही है कि आईनी अदालत बनाई जाए, जबकि JUIF समझती है कि इतने ज़्यादा आईनी केसेस हैं नहीं, इसलिए एक आईनी बेंच बनाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है आईनी अदालत बने, हम चाहते हैं आईनी बेंच बने। PTI का क्या नुक्ता नज़र है इस आईनी तरमीम के हवाले से? क्या आपको लगता है कि आईनी अदालत बननी चाहिए या आप जो JUIF की तजवीज़ है उसके हक में है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बात यह है कि जो मुसविदे आए हैं अभी हुकूमत ने तो ख़ास कोई मुसविदा पेश नहीं किया, वो तो आए बाएँ शाएँ से काम ले रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे ये भी प्रपोजल हो सकता है, ये भी प्रपोजल हो सकता है। कुछ पेपर पे उसने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम थोड़ा वो करेंगे कि पीपल पार्टी ने अपने दिया और मौलाना ने दिया है। मौलाना वाला बहुत रीजनेबल है, हमने अभी अपनी वकला से बात की है और वो समझते हैं कि इसमें बहुत मतलब ये निस्बतन बेहतर हमारा ड्राफ्ट है। लेकिन चूंकि मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अभी हमने उससे मशवरा किया है कि कल उसके ऊपर वो अपना मीटिंग कर लेंगे, जो हमारे 4-5 सीनियर वकला है या पार्टी लीडर्स हैं वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन बनाएंगे और फिर जो है ना प्रॉपरली अपना जो अगर कोई चीज़ समझते हैं कि उसमें कोई बेहतरी लानी है तो फिर हम अपना प्रपोजल मौलाना साहब के साथ शेयर करेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब की एक मुश्तरका मीटिंग हो और उस मीटिंग में हम जो है ना चीज़ें फाइनल करें। तो उसमें तो वो तो बहुत हद तक रीजनेबल है, लेकिन बात टेक्निकली हमारे लायर ने देखना है, वो उसके ऊपर प्रॉपर इनपुट देंगे और हम उनके साथ जो है ना मुश्तरका तौर पर कोई मौके पर तैयार करेंगे। अच्छा, दो बुनियादी फ़र्क हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि मौलाना साहब की पार्टी कहती है कि एक आईनी बेंच बना लें। दूसरा, आज अभी हमने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमारा जो मसवदा है उसमें हमने जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए उसको नहीं तब्दील किया है, यानी कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो बन जाएगा, कोई 3 में से एक को नहीं चुनना होगा, जैसे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग प्रपोज कर रही थी। आप किस बात की हिमायत करेंगे? देखिए इस वक्त चूंकि मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास मैं ज़्यादा इसके ऊपर मेरा वो नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है और ज़्यादा मैं इसके अंदर जो है ना मुलविस नहीं हूँ। आज मेरी पहली मीटिंग हुई है, लेकिन हमने जो भी हम कहेंगे हम मौलाना के साथ मुश्तरका मीटिंग करके बाद अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ 1-2 बात करना चाहता हूँ, ताकि वो पॉलिटिकल इशूज़ है और पॉलिटिकल बातें हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो हुकूमत ने ये कमेटी में इंगेज किया है, सबको बुला रहे हैं, अच्छी बात है, डिस्कशन हो रही है, ये जमहूरी तरीका है और ये हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो कानून में जब भी अमेंडमेंट चाहते हैं वो पार्लियामेंट में लेकर आए।
लेकिन इसका एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, उस तरीके और प्रोसीजर के मुताबिक चलता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना जबर और जुल्म शुरू किया गया है। मैं आपको कैटेगरिकली कहता हूँ कि इस वक्त हमारे MNAs को बहुत बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, यानी 20 करोड़ से लेकर 50 और 50 से भी आगे एक एक करोड़ के। तो मुझे समझ नहीं कि जो मसविदी यहाँ पेश कर रहे हैं और फिर ये ऑफर वाफर क्यों कर रहे हैं, और इसमें एजेंसियाँ पूरा इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ जो है ना, ये कल जो हमारा एजाज चौधरी है, जो कि साबिका MNA है, और चौधरी इम्तियाज का भाई है जो इस वक्त MNA है, इसके घर पे 40-50 लोगों ने दावा बोला है, इसके खवातीन की बेहुरमती की है, बेइज्जती की है, उसके घर की जो है तोड़ फोड़ किया है, उसके मुलाजिमीन को मारा पीटा है। तकरीबन इस वक्त हमारे 7 ऐसे MNAs हैं कि इनके कारोबार को बंद किया गया है, उनको जो है ना जाती उसके घरों पे रेड हुए हैं, और रेड क्या हुए हैं बल्कि उसको अगवा करने के लिए वो तमाम हर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत संजीदा, मैंने आज इसको बैठे हुए भी बताया, सबसे पहले मैंने ये पॉइंट उठाया कि क्या तुम कानूनसाजी कर रहे हो या जबरदस्ती। अगर जबरदस्ती करनी है तो फिर तो किसी सूरत में हम कोई बात नहीं मानेंगे। जो भी करना है बस करना है, करो, आपके पास इख्तियार है। अगर आप बंदूक के जोर पे, डंडे के जोर पे, पैसों लालच से करते हो तो फिर आप करो। नहीं, आप कह रहे हैं कि असद कैसर साहब ये नुकता आपने उस मीटिंग में भी उठाया, आप कह रहे हैं कि उस मीटिंग में भी आपने नुकता उठाया, तो वहां पे आजम नजीर तारा साहब थे, आज तो इसहाक डार साहब थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, खुशी शाह साहब थे, तो क्या मौक़िफ़ था उनका फिर इस इशू पर? और नजीर तारा साहब ने कहा कि मैं आज जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर से बात करूंगा। मैंने भी उठाया और मरयूब साहब ने भी उठाया और बैरिस्टर गौहर ने भी उठाया, सब ने उठाया और सबने उठाया। फिर जो है ना इस पे उन्होंने कहा कि मैं जो है ना ये आज प्राइम मिनिस्टर से टेकअप करूंगा, इंटीरियर मिनिस्टर से टेकअप करूंगा और बात करूंगा। तो एक तरफ तो ये रवैया रखा जा रहा है, अगर ये रवैया रखना है, हाँ बेशक ये अच्छी प्रोसीजर तो है कि कमेटी में डिस्कशन हो, डिबेट हो, आवाम के सामने आए, जो हमारे मुख्तलिफ बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो है उसमें इस सवाल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ आया, क्योंकि आज अज़मा बुखारी साहिबा जो कि मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है पंजाब की, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपके 4 MNAs के हवाले से उन्होंने कहा है, मैं नाम बता देता हूँ, ख्वाजा शिराज, जावेद इकबाल वड़ाइच, शफकत अवान और इमा, उनके रिलेटिव्स या उनके दोस्तों की वीडियो चलाई है कि ये 4 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगवा करके गायब किया हुआ है और इन तक रसाई उनके अपने रिश्तेदारों की नहीं है। तो वो ये इल्ज़ाम PTI पे लगा रही है कि आपने इनको खैबर पख्तूनख्वा या कहीं और गायब करके रखा हुआ है ताकि ये आईनी तरमीम को वोट करने के लिए ना जा सके। ये आपके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाया गया है। आप ये देख ले कि ये सिर्फ इसका नहीं है, ये हमारे जितने MNAs है, ये चौधरी इम्तियाज की फैमिलीज के लोगों को भी जबरदस्ती, तो किसी को उठाओ, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, उससे वो करवाओ, ये जबरदस्ती करते हैं। मैंने आज ट्वीट किया है और ट्वीट पे मैंने तमाम वो जो कल रात उन्होंने दावा बोला है और जिस तरह उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ किया है, जिस तरह उसने मुलाजिमीन को मारा पीटा है और उनके कारोबार, मुझे बताओ शेख वकास के कारोबार को किसने बंद किया, क्यों बंद किया? मुझे बताया जो है ना ख्वाजा शिराज के जो पेट्रोल पंप है उसको क्यों बंद किया, उसके कारोबार को क्यों बंद किया? मुझे बताया शफकत अवान के ऑफिस पे हमला क्यों किया? देखो इनको पता है, इनके पास नंबर, भाई तुम लेजिस्लेशन करना चाहते हो तो आपके पास अपने नंबर हो, बस करें आप लेजिस्लेशन। हम किसी चीज के ऊपर एग्री करेंगे तो आपके साथ एग्री करेंगे, किसी चीज के ऊपर एग्री नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये जोर जबरदस्ती इसका बात भी नहीं कर सकता। ये देखो मैं आप बताऊं ना, ये जो कुछ कर रहे हैं इनका ख्याल ये है कि ये जो है ना इस वक्त कोई डर गए हैं। खुदा की कसम अगर कोई खौफ और डर हो, इन लोगों से क्या डर और खौफ होगा इनका? ये बात आप बिल्कुल जिस इलाके में हम रहे, लेकिन इसके हम कैटेगरिकली, मैं शहजाद साहब कैटेगरिकली इसको डिराई करता हूँ और इसको जो है ना एक समझता हूँ कि एक नामुनासिब बात है, गलत बात है। ये जिस तरह पछताइयत पे और फाशिस्ट रवैये पे उतर आए हैं, अगर इस तरह कर रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा। असद साहब ये बात जो आप कर रहे हैं, अगर ये दुरुस्त है कि जबर के जरिए और लोगों को पैसे दे के वोट हासिल किए जा रहे हैं, ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपका शिकवा हुकूमत से है, हुकूमत का भी शिकवा है आपसे, रियासत का शिकवा है आपसे कि 15 तारीख को पाकिस्तान में SCO होना है, बड़े बड़े डेलीगेशन आएंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट आएंगे और उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज का ऐलान किया है। अब जाहिर सी बात है, अब आपकी डिमांड है कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, जो उनके इख्तियारात हैं उनको मिलने चाहिए। लेकिन उस दिन अगर आप SCO के दिन ये मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो इससे नुकसान फिर पाकिस्तान का ही होना है ना। और खबरें तो अब ये भी आ रही हैं, आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि बैरिस्टर गौहर समेत आपके कई सीनियर रहनुमा हैं
जो कि समझते हैं कि ये गलत स्ट्रैटेजी है, उस दिन एहतजाज नहीं होना चाहिए, तो फिर ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था कि 15 तारीख को एहतजाज होना चाहिए? देखिए, ये एहतजाज जो है ना, कोई हमने अभी तय नहीं किया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर खान साहब के साथ हमें ये एक्सेस नहीं देते, हमारा तो बहुत सिंपल मुतालिबा, हम तो कोई बड़ा मुतालिबा भी नहीं कर रहे कि डॉक्टर है उसकी, डॉक्टर्स की उसको एक्सेस करवाई जाए, मुलाकात हो जाए, हमें तसल्ली हो, क्योंकि हमें ये शदीद खदशात हैं कि उसके सेहत की इश्यूज हैं, वो एड्रेस हो जाए, फिर हम जो है ना बात करेंगे। अगर आप उसको जो है ना वो भी नहीं करने देते, मैं सबसे पहले तो कहता हूँ कि जो हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान के मेहमान हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। हम जो है ना उसको खुशामदीद कहते हैं, इसको अप्रिशिएट करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो आप हमें दीवार से लगा रहे हो, आप हमारे कानूनी आईनी हकूक भी नहीं मान रहे हो, आप जो है ना फिर कोशिश कर रहे हो कि हमारे जो चेयरमैन है, पार्टी का जो लीडर है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है, जिससे आप जबरदस्ती मैंडेट छीना है, उसके साथ डॉक्टर की रिसाई भी नहीं करते। क्या ये हमारा कानूनी हक नहीं है? क्या हमारा आईनी हक नहीं है? अच्छा, मैं या तो डिक्लेयर करो कि मुल्क में मार्शल लॉ है। असद कैसर साहब, अभी कुछ डिक्लेयर देर करो कि पहले इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। कुछ देर पहले जेल जराये से ये खबर आई है कि ये जो बातें की जा रही हैं पीटीआई की तरफ से कि बानी पीटीआई को सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, तमाम सहूलतें उनकी मुअत्तल कर दी गई, ये दुरुस्त बात नहीं है। उनको खाना भी ठीक दिया जा रहा है, उनके सेल में बिजली भी है, तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर की रसाई भी उन तक है, उनके लिए 2 शिफ्टों में जो है वो मुशक्कती भी काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें जेल जराये से अब सामने आई है कि कोई तब्दीली नहीं आई है जो सहूलतें उनको मिल रही थी उनके हक के मुताबिक। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है कि डॉक्टर को इसके साथ जो है ना हमें अभी हमारे जो है ना हमें शदीद जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे डॉक्टर्स को, इसको एक्सेस दी जाए। देखो, हम नहीं चाहते, मैं आपको कैटेगरी ऑफिशियली कहता हूँ आपको, हम किसी तौर पर नहीं चाहते कि एहतजाज हो, लेकिन अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है? आप हमें, मैं अब कहता हूँ गवर्नमेंट को कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें। हमारा जो बुनियादी मुतालिबा है कि नंबर 1 मुतालिबा हमारा ये कि जो ये क्रैक डाउन कर रहे हैं और हमारे MNAs को जो है ना ये जोर और जर से, जबरदस्ती से, डंडे से, बंदूक से जो है ना उसको वोट के लिए मजबूर करें, बंद करें इसको। और दूसरा जो आप कर रहे हैं कि आप पैसे की लालच से कर रहे हैं, बंद करें इसको। आप जमहूरी तरीकों को रहने दें, हम देखेंगे। जो हम बिल्कुल कानून साजी के खिलाफ नहीं है। आप लोगों ने हाउस पर धावा बोला, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा अगले दिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अली अमीन गड्ढापुर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे PTM वाले मामले पे, जिरगा वाले इशू पर। यहाँ आप लोग बैठे हुए एक कमेटी में और आप लोग गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं आईनी तरमीम के हवाले से। तो अगर ये रसाई नहीं मिल रही इमरान खान को, तो इस इशू पर भी आप लोग साथ बैठ के बात कर सकते हैं ना। आप लोग अदालत चले गए, आप लोग एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, इस इशू पर भी बैठ जाए हुकूमत के साथ, ये क्यों नहीं मुमकिन है? जब हुकूमत बात ही नहीं सोचती, जब हुकूमत संजीदा नहीं लेती, जब हुकूमत आपको कोई वो समझते हैं कि ये हमारा हक है कि आप आइन पे अमल करें या ना करें, कानून पे अमल करें या ना करें, या इस मुल्क के निज़ाम को वो अपने बाप दादा की जागीर समझे। और यानी हम तो या भी आपने बात की ना, हम कमेटी भी क्यों बैठे हैं, हम कमेटी में भी हम समझते हैं कि हम बिल्कुल इंगेजमेंट चाहते हैं। हमने जब खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सीरियस मसला आया, लाइन ऑर्डर का आया, तो हमने अपनी ज़ाती जो एनिमिटी या ज़ाती जो अदावत थी, हमने उसको पीछे रखा। अब बैठ गए, हम आगे भी बैठना चाहते हैं मुल्क की खातिर। ये मुल्क हमारा है, हम इसको मुल्क को जो है ना किसी तौर पर लेट डाउन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यहाँ अमन हो, हम चाहते हैं कि यहाँ जो है ना कानून की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो, हम चाहते हैं कि सिविल सुपरमेसी हो। तो हम चाहते हैं, मैं आपको जो बात करता हूँ मैं अल्लाह हाज़िर नाज़िर दिल से करता हूँ, मुझे इस मुल्क के ऊपर तकलीफ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि हमारे MNAs को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबर किया जा रहा है और पैसा भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करके आईनी तरमीम के हक में वोट दिलवाया जाए। लेकिन आज अस्मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की पंजाब की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 4 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद गायब किया हुआ है या अगवा किया गया है ताकि वो आईनी तरमीम के हक में वोट ना दे सकें। यानी कि वो ये कह रही है कि वो डिफेक्ट हो चुके हैं लेकिन तहरीक इंसाफ ने उनको अगवा किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि उनमें से इन 4 में से 3 MNAs ऐसे हैं जिनके खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन की खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं, या वो MNAs खुद ये दावा कर चुके हैं कि हमें ऑफर्स की जा रही है करोड़ों रुपए की। अस्मा बुखारी साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा शिराज के हवाले से बताया कि उनके जो कज़न है वो ये कह रहे हैं कि ख्वाजा शिराज से हमारा कोई राब्ता नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको छुपाया हुआ है। अब हकीकत यह है कि 15 जुलाई को ख्वाजा शिराज के हवाले से बात सामने आई थी कि हुकूमत ने उनके जो पेट्रोल पंप है वो सील कर दिए हैं
क्योंकि उन्होंने बयान हल्फी तहरीक इंसाफ के हक में जमा करवा दिया था सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई की जजमेंट के बाद। इसके अलावा जावेद इकबाल बड़ाइच, जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, MNA है, उनके दोस्त का आज बयान चलाया गया कि जावेद इकबाल से कोई राब्ता नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको गायब कर दिया है। अब जावेद इकबाल के डेरे और घर पे सिर्फ 3 दिन पहले पंजाब हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जो क्रैकडाउन हुआ उसमें उनके डेरे और घर को बंद कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। अब ये सिर्फ कार्रवाई 3 दिन पहले हुई है और पंजाब हुकूमत ने की है, जबकि अजमा साहिबा कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको छुपाया हुआ है। इसके अलावा शफकत अवान, वो MNA है, उनके मामू की वीडियो चलाई गई कि शफकत अवान से कोई राब्ता नहीं है। अब शफकत अवान साहब मुसलसल ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हुकूमत उनको खरीदने की कोशिश कर रही है, करोड़ों रुपए की ऑफर दी जा रही है। 2-3 दिन पहले भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है और कुछ रोज पहले उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। जिनको उठाना था इन्होंने, या जिनके घर वालों को, जिनके बीवी बच्चों को उठा के इन्होंने वोट दिलवाना था, वो सारे सेव हो चुके हैं और उन्होंने लानत भेज दी है पैसों पर भी। ये 20 करोड़ की आप बात कर रहे थे, ये 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपया ऑफर कर रहे हैं। आपको भी ऑफर हुई है मलिक साहब? जी मुझे ऑफर हुई है जी। कितने करोड़ की? मुझे ऑफर हुई है और लानत भेजते हैं हम ऐसे पैसों पर। मलिक साहब कितनी ऑफर हुई है आपको? कितने करोड़ की? नंबर नहीं पूरे हो सकते। अच्छा, आपको कितने करोड़ की ऑफर हुई है? जी मुझे 70 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है। और किसने ऑफर की आपको 70 करोड़ रुपए? सॉरी, ये मैंने इनके एक वफाकी वजीर साहब हैं। शफकत अवान कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए तक की ऑफर उनको की गई है और 2 दिन पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन अजमा बुखारी साहबा कह रही है कि वो लापता है, वो गायब है, उनके रिश्तेदारों को भी उनसे कांटेक्ट नहीं है। इसी तरीके से आज इफ्तिखार चीमा के हवाले से भी ये कहा गया कि उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगवा किया गया है। अब अगर तहरीक इंसाफ ने अगवा किया है तो फिर ये MNAs क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारी या तो रिहाइशगाह को तबाह कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, या पेट्रोल पंप सील किए जा रहे हैं और हमें ऑफर भी की जा रही हैं। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। ये बात अब तय है क्योंकि जो नोटिफिकेशन है फुल कोर्ट रेफरेंस का वो भी जारी हो चुका है, लेकिन ये बात अब तक तय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम है, लेकिन अब तक हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहेंगे तो क्या आईनी अदालत में वो जज मुकर्रर किए जाएंगे, क्या हुकूमत की अब भी ये ख्वाहिश है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। हसनात, पहले आप बताइएगा, क्योंकि एक मामला अभी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अगला चीफ जस्टिस कौन होगा उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, जबकि जो फुल कोर्ट रेफरेंस है अब वो तय है कि 25 अक्टूबर को होना है, यानी कि काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रहेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन ना जारी होने की अब क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, ये वैसे हैरानगी है सबको कि ये नोटिफिकेशन क्यों डिले किया जा रहा है, और इससे ही वाज़ेह है कि हुकूमत अगर नोटिफिकेशन आज भी नहीं कर रही तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम की तरफ कोशिश कर रही है। और इतलात यही हैं कि बंदों को तोड़ा जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों के घरों में छापे लग रहे हैं, तो नंबर पूरे किए जा रहे हैं और एक अटैम्प्ट की जाएगी कि जो वो आईनी तरमीम हो। लेकिन इतलात ये भी हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया जो है वो ड्रॉप हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पैनल आएगा, पैनल से अपॉइंटमेंट होगी, तो देखते हैं कि एक एक दिन जो गुजर रहा है उससे जो है वो हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर हो रही है। और इसमें मौलाना फजल रहमान का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आज बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है रीजनेबल भी है। अगर बेंच 5 जजेस सीनियर मोस्ट देखें तो उनमें ये आप नहीं कह सकते कि वो एक ही माइंड सेट के जजेस हैं। बड़ा एक बैलेंस सीनियर मोस्ट का 5 का बेंच है जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर देखे। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी पोजीशन ले चुकी है, वो कोशिश कर रही है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही बनाई जाए। नून लीग का ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बने और उसमें जस्टिस काजी फैसा ही हों, वही निज़ाम की गारंटी है। और जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत के ये भी इतलात हैं कि डबल एक पॉलिसी भी चल रही है। एक तरफ मेजॉरिटी जजेस से राब्ते भी हो रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जी कोई आईनी तरमीम नहीं आएगी, जैसे मंसूर अली शाह को जल्द नोटिफिकेशन उनका हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो नंबर पूरे करने की कोशिशें हो रही हैं।
तो इस वक्त हुकूमत में कोई क्लियर नहीं पोजीशन। अच्छा, लेकिन मुझे आसाद ये बताइएगा कि एक तो चले आईनी अदालतों का मामला है और उस पर जाहिर सी बात है 26वीं तरमीम आएगी तो ही आईनी अदालतें बनेगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिफिकेशन जारी ना करने का जो मामला है चीफ जस्टिस का, उसका ताल्लुक भी आईनी तरमीम से है, यानी कि हुकूमत जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है इस वक्त जो आइन कहता है उसको पहले तब्दील करेगी और इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, क्या ये असेसमेंट है आपकी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मेन वजह ही जस्टिस मंसूर अली शाह या इस वक्त जो सीनियर जजेस हैं उनके हवाले से ही सारा कुछ हो रहा है कि कुछ अप्रीहेंशंस हैं कि वो आए तो उन्होंने क्या करना है, और मेरा ख्याल है गलत तरीके से एडवाइस दी जा रही है। जो लोग समझते हैं, मुनीब साहब भी बैठे हैं, मंसूर अली शाह का इस तरह का नहीं है कि वो कोई एडवेंचर करेंगे या इस तरह की सूरत हाल, ये बल्कि अगर आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए तो वो स्टेबिलिटी तो नहीं आनी जिस तरह का वकला का रिएक्शन आ रहा है, और मजीद अभी रिएक्शन आएगा। अब जस्टिस काजी फैसा भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो भी जाते जाते उनको भी समझ है कि ये हुकूमत में कुछ लोग जो हैं उनके मामले में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने भी वो आबिद ज़ुबैरी साहब की पटिशन है कि प्रपोज जो आईनी तरमीम है उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, तो वो पटिशन उन्होंने फिक्स कर दी अपने पास 17 अक्टूबर को। उसकी अब दो वजह है, एक तो ये है कि जिस तरह काजी फैसल साहब ने पूरा अपना टेनोर में मौजूदा हुकूमत को तकवीयत दी 63A के फैसले में, एक और राह हमवार की आईनी तरमीम की, तो ये जो और भी कोई परेशानी है तो उसके लिए ये मामला टेकअप किया है कि जी ये जो प्रपोज अमेंडमेंट पे पटिशन नहीं हो सकती, चैलेंज नहीं हो सकती। एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि जाते जाते हमने देखा है कि जाते जाते कोई भी चीफ जस्टिस है वो अपने लेगेसी का भी ख्याल करता है। आसिफ सईद मैं चाहता हूँ उस लेगेसी के हवाले से भी आपसे बात करूँ। जी मुनीब आप क्या समझते हैं कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक राय नहीं हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी में और ख़ासतौर पे फजल रहमान साहब की जमात के दरमियान, और इसीलिए कन्फ्यूजन है, या नोटिफिकेशन जारी ना करने की कोई और भी वजह इस वक्त नजर आती है आपको? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर नंबर्स गेम मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया गया होता तो फिर शायद इतनी डिले ना आती। उसके लिए कुछ बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के तरीके और शायद मैं समझता हूँ कुछ गैर कानूनी काम भी करने की कोशिश की जा रही होगी, और शायद कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हो भी रहे हैं नंबर्स इकट्ठे करने के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसके अंदर दो है। एक ये कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त अभी हसाद साहब ने भी की कि वो एक मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं। ऐसा नहीं है कि वो आके कोई बहुत बड़े कोई एडवेंचर कर देंगे या कोई क्रूसेडर बन जाएंगे कि आते साथ ही उन्होंने कोशिश करनी है कि इस निज़ाम का तख्ता उलट दिया जाए। ऐसा तो कम से कम नहीं है। और चंद बड़े जो बासर लोग हैं उनका ये ख्याल है कि काजी फैसल साहब जब के बारे में भी परसेप्शन बहुत से लोगों का ये होता था कि शायद जी वो बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल जिस तरह उनके फैजाबाद धरना केस के अंदर जजमेंट दी थी तो उनका भी पोजीशन बड़ी और होगी। जब कोई किसी मनसब पर आ जाता है तो फिर उसकी फिक्र ये होती है कि मैं इस मनसब के ऊपर कितना अरसा बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, बगैर किसी मुश्किल के रहूं। तो मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब को वहां पर इंगेज करने की भी एक बात है कि उनको वहां पर रखना है और वो वहां पर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी है, वो ये कि आईनी तरमीम के हवाले से ये स्ट्रैटेजी भी है कि आईनी अदालत और जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका, अगर आईनी अदालत अव्वल तो आईनी अदालत के ऊपर बताया जाता है, क्लेम ये किया जा रहा है कि कंसेंसस है कि आईनी अदालत बनानी है, लेकिन जिस तरह मौलाना साहब का मौक़िफ़ है, अगर मौलाना साहब के बगैर काम नहीं चल रहा और 63A की रिव्यू के फैसले के बावजूद नहीं चल रहा, तो फिर मेरे ख्याल में ये होगा कि हुकूमत ज़्यादा इस बात पर फोकस करेगी कि आईनी तरमीम से के अंदर जो पहला चीज़ है, पहला हदफ है, वो जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका है। उसके अंदर बाकायदा तौर पर फिर जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो अल जहाद ट्रस्ट केस का फॉलो किया जाता था, शायद उसको पसे पुष्ट डालकर जो एक्सरसाइज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपनाई गई उसको शायद अपनाया जाए। और ऐसी सूरत हाल में फिर मंसूर अली शाह साहब भी शायद उस पैनल के अंदर शामिल हों, 3 जजेस, और फिर उनके अंदर से एक को शामिल कर लिया जाए, फिर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बन पाएं और कोई और ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएं। ये पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि एज वी स्पीक अगर एक चीज के ऊपर आप लॉक कर लें, उसे क्लेम तो किया जा रहा है कि जी नंबर्स हमारे पास हैं और हम ये कर गुजरेंगे, लेकिन बहुत कुछ होने से बहुत सी चीजों का पता चलता है, बहुत सी चीजें अभी भी नहीं हुई। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग नॉट राइट, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी
शायद कंफ्यूजन या इख्तलाफ का शिकार जरूर है। लेकिन मुनीर ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत की अब भी ये ख्वाहिश है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में अब वो नहीं रहेंगे तो उनको आईनी अदालत में चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए? क्योंकि आज जो एक मुसवदा सामने आया जिसमें हुकूमत का मुसवदा भी है, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी है, उन दोनों में एक चीज़ मुश्तरका है कि जो आईनी अदालत में जजेस की उम्र है वो 65 नहीं 68 रखी हुई है। तो आपको लगता है कि हुकूमत की ये भी अब भी ख्वाहिश है? देखिए, दो चीज़ें हैं शहजाद। एक तो ये कि अगर 25 तारीख या 26 जो भी डेट है काजी साहब के जाने की, अगर तो उससे पहले आईनी तरमीम हो जाती है, फिर तो आप समझे कि काजी फाइसा साहब की एलिवेशन है जो हमें नज़र आ रही है कि वो टेन्योर बढ़ जाएगा और उनको वहाँ से उठाकर फिर आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाएगा। क्योंकि आईनी अदालत अगर बनानी है, ज़ाहिर बात है अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे हो जाते हैं तो आईनी अदालत तो हुकूमत ने बनानी है, इस निज़ाम ने बनानी है। लेकिन अगर नहीं भी होती तरमीम, और तरमीम कुछ दिन के बाद होती है, क्योंकि ये इरादा तो है कि जी 25 कोई ऐसा डैंगलिंग डेट नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, ठीक है, ना हो सकी तो 4 दिन 8 दिन 10 दिन बाद भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और अगर उस वक्त होती है तो काजी साहब तो इन द ट्रू सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट हो सकेगी एज हेड ऑफ द फर्स्ट हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि वो जो सनसेट क्लॉज के साथ होगी वो ये होगा कि जी पहला जो अपॉइंटमेंट है आईनी अदालत के सरबराह वो प्रेसिडेंट करेंगे ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सही। अच्छा अस्ताद, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि आप समेत कई ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो कि मुल्क में पिछले 4-5 माह से जो कुछ हो रहा था, चाहे वो 12 जुलाई का फैसला क्यों ना हो, उसको इस बात से जोड़ रहे थे कि सब कुछ काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। अब उनकी सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन तो नहीं हो रही, ना ही उम्र बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ना ही कोई टर्म फिक्स किया जा रहा है। लेकिन क्या अब भी आपको ये लगता है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि उनको जो है फिर आईनी अदालत में मुकर्रर किया जाए? क्योंकि आप ही की खबर है कुछ अरसे पहले की जिसमें आपने कोट किया था कि काजी फाइज ईसा साहब ने हुकूमत को कन्वे कर दिया है कि जो भी ये जुडिशल पैकेज आ रहा है, जो प्रपोज जुडिशल पैकेज है, उसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। विच जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसका मतलब ये है कि ना वो सुप्रीम कोर्ट में रहना चाहते हैं, ना आईनी अदालत में रहना चाहते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अगर पूरा इनका टेनोर देखें तो बड़ा कुछ इस निज़ाम के लिए 2/3 के लिए किया है। अभी अगर आप देखें तो क्या वो जो ये केस टेकअप करने जा रहे हैं 17 को, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो कह रहे थे, लेकिन उनके जो इकदाम थे वो इस तरह के नहीं थे कि वो जा रहे हैं। वो इकदाम ये थे कि वो पूरा इंश्योर किया कि 2/3 हो। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत में डिवीजन है। एक तबका चाह रहा है कि काजी फैसल साहब जो हैं वो उनका जो पूरा टेनोर है 2009 से देखें वो एक्सट्रीम लेवल कर रहा है। कभी वो 2009 से 13 तक मुक़्तदर हलकों के करीब भी रहे हैं, एक परसेप्शन रही है। 13 से 23 तक शदीद उनके मसाइल रहे हैं और वो उन्हें एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज के तौर पे जाता रहा। फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन अगले 3 साल देंगे तो क्या गारंटी होगी किस तरफ जाएंगे। फिर नून लीग की तो ख्वाहिश है, लेकिन नून लीग के और अगर किसी और के मसाइल बनते हैं तो फिर काजी फैसल साहब की पोजीशन क्या होगी। मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब को एक वजह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनानी है, उसको चलाना भी है। चलाने के लिए आपको एक स्ट्रांग चीफ जस्टिस चाहिए, तो फिर टाइम बीइंग आपको काजी फैसल साहब की सवाल मेरा ये कि देखिए हुकूमत की तो ख्वाहिश हो सकती है और अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत डिवाइडेड भी है, बल्कि हुकूमत में अब ये एक सोच भी है कि हम नहीं चाहते कि काजी फैसल साहब जो है वो कंटिन्यू करें। लेकिन ये इतनी तमाम खबरें आना जिसपे आप समेत कई लोगों ने बात की कि काजी साहब अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए ये कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2/3 वो इंश्योर करने की भी कोशिश कर रहे थे। इसकी दलील हमें कहाँ पे मिलती है? क्योंकि आपकी अभी एक रीसेंट खबर थी, पहले भी आपने खबर दी थी कि काजी फैसल साहब ने कहा कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। आजम रजीक साहब भी ये कह चुके हैं कि काजी फैसल साहब ने एक्सटेंशन लेने से मना कर दिया है, कोई वो पर्सन स्पेसिफिक फैसला नहीं चाहते हैं अपने हक में। तो फिर ये दलील कहाँ से मिलती है कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहें? देखें, वो सारी चीज़ें अगर आप मखसूस नशिस्तों में जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फैसल में इख्लाफ कहाँ शुरू हुई, वो मखसूस नशिस्तों में जो उनका स्टे था, स्टे में 2/3 हुकूमत की ख़त्म हो गई। फिर जब फैसला आता है फिर उसके बाद ज़्यादा मसाइल है। ये 63A में जो राह हमवार की उन्होंने आईनी तरमीम, अगर वो फैसला जजमेंट रिजर्व कर देते और अपने जाने से एक दिन पहले अनाउंस कर देते कि जी हाँ जी वोट काउंट हो सकता है, तो फिर बात है। एक आईनी तरमीम हुकूमत बिल्कुल लाना चाह रही है, आथर जज हैं नहीं,
आर्डिनेंस आता है, वो आर्डिनेंस के जरिए जैसे मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाला जाता है, फिर एक हम ख्याल बेंच बनाया जाता है, उस हम ख्याल बेंच से फैसला आ जाता है कि जी वोट काउंट हो सकता है। तो ये किस चीज के लिए हो रहा था? ये बात आपने दुरुस्त की कि वो रिव्यू में बेंच जो पहले तजवीज़ किया था काजी फाइज़ साहब ने, वो मुख्तलिफ था, उसको हेड कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब। लेकिन मैं वैसे आपकी राय जानना चाहूँगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो या कोई और जज हो, आपको लगता है कि जो 63A की तशरीह 2022 में की गई थी, जो जजमेंट मुनीब अख्तर साहब ने लिखी थी, वो किसी भी तरीके से सस्टेन कर सकती थी? क्योंकि वो तो एक ओवर रीच तो था ना उसमें बाकायदा। अगर आइन में ये लिखा हो कि आपका वोट नहीं गिना जाएगा तो ठीक है, फिर आप हॉर्स रेडिंग के लिए उसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो फिर वो जो भी उनकी तशरीह थी वो बज़ाहिर तो ओवर रीच था ना। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में अगर जजेस ने पीटीआई की सहूलतकारी की तो वो भी गलत की, और उसमें ये फैसला भी था 63A का, जो फैक्ट्स बयान किए डिटेल जजमेंट में, उससे कोई डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक साल जो होता रहा वो किसकी सहूलतकारी रही, वो भी तो एक मामला है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी चीफ जस्टिस हो वो एजेंडा ड्रिवन नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रो पीटीआई हो, प्रो नून हो, उसको कानून और आइन के मुताबिक अपने जो है वो फैसले करने चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि जो उसका रिजल्ट है उसका पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा और उसकी शेप देनी है। यही बड़ा मसला रहा है 2009 से हमारे जो एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस रहे। और मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो यही उनके सामने है, इतलात यही है कि वो कहते हैं कि मॉडल एक उमर अता बंदियाल का मॉडल था, साकिब निसार का मॉडल था। एक जरा सियासी मामले पर भी बात करना चाहूंगा मुनीब, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि 15 तारीख को हम एहतजाज करेंगे डी चौक पे। ये कल उनकी एक हंगामी इजलास हुआ उनकी पॉलिटिकल कमेटी का, उसके बाद ये फैसला हुआ है। और कल मेरे साथ उमर अयूब साहब मौजूद थे, वो कहते हैं कि जब हमारे लिए आप तमाम रास्ते बंद कर देंगे, इमरान खान तक रसाई नहीं देंगे, इमरान खान को इस वक्त जो मुश्किलात हैं उनका सदबाब नहीं करेंगे, जो उनके राइट्स हैं उनको नहीं मिलेंगे, तो फिर आप हमसे ये क्यों तवक्को रखते हैं कि हम 15 तारीख को अगर ऐसी हो रही है या नहीं हो रही हम उस पर एहतजाज ना करें? एहतजाज हमारा हक है, हम करेंगे। कौन गलती पर है? हुकूमत को अगर ये इस वक्त ऐसी हो रही है इस तरह का जबर नहीं करना चाहिए या रसाई ना रोकनी चाहिए, या फिर तहरीक इंसाफ को अकल के नाखून लेने चाहिए और 15 तारीख को कम से कम अपना एहतजाज ना रिकॉर्ड करें? देखिए, ये तो बसद एहतराम, देखिए उमर अयूब साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही कमज़ोर दलील है ये कहना कि हुकूमत ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। रास्ता बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ओवरकिल भी करती है, एस्टैब्लिशमेंट भी शायद दबाव या एक तासुर आ जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सख्ती है, लेकिन कोई भी लीडर हो, इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, या फॉर दैट मैटर कोई भी और हो, क्या वो पाकिस्तान से ज़्यादा अहम है? क्या किसी की सियासत, किसी का एहतजाज पाकिस्तान से ज़्यादा अहम है? क्या पाकिस्तान की इज्जत और बका से ज़्यादा अहमियत रखता है? ये तो एक बड़ी ही मज़ाक़ा खेज़ लॉजिक है। और मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के अंदर जो सेन एलिमेंट्स हैं, और आई कंसिडर उमर अयूब साहब इज़ अ वेरी सेन पर्सन, कि उनको कम से कम एक जो पॉपुलर बयानिया है उसका शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है और उनकी जमात एक बहुत बड़ी जमात है। उन्हें इस तरह की सियासत के अंदर डूबे हुए और जज्बात से आरी आर्गुमेंट्स को नहीं हवा देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सियासत तो इधर ही रहेगी अगर खुदा न खास्ता इस इंतशार के डर की वजह से या फॉर दैट मैटर किसी और भेड़चाल की वजह से ये कॉन्फ्रेंस या उसमें से कोई एक शुरा में से कोई एक भी इस वजह से नहीं आता कि सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारी एजेंसीज नहीं दे रही, आपके मुल्क में या आपके दारुल हुकूमत में एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, एक जमात डी चौक में आके एहतजाज करना चाह रही है, तो उससे बदनामी मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की तो नहीं, पाकिस्तान की हो। सही, लेकिन मुझे आपको लगता है कि क्योंकि ऑब्वियसली 15 तारीख की जो डेट है वो इसीलिए चुनी गई है ताकि हुकूमत पर दबाव डालें, इस वक्त आपको लग रहा है कि इस थ्रेट से कि हम एहतजाज करेंगे 15 तारीख को, हुकूमत दबाव में आएगी और जो इस वक्त उनकी डिमांड है कि देखें वकला को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आप रसाई दें इमरान खान तक, एटलीस्ट वो हुकूमत मान जाएगी? आपको लग रहा है कि इतना दबाव क्रिएट कर सकेगा ये एहतजाज का जो थ्रेट है? देखिए, कुछ भी करें, हुकूमत के ऊपर दबाव तो आ गया है, लेकिन अब देखना ये है कि ये दबाव किस हद तक बर्दाश्त किया जाता है। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात से मसला हल हो सकता है तो शायद इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनसे मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जो तासुर है वो ये दिया जाता है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद इंतशार बदकिस्मती से और बढ़ जाता है, जो बातें नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती हैं। और अभी मैं सिर्फ एक सेकंड आपका लूंगा, जो बात हम ख्याल बेंचेस के हवाले से की गई, ये जो होता है, आप कभी ये देखें कि किसी चीज़ का फॉल आउट क्या होता है। जो बंदियाल साहब ने किया था 22-24 महीने पहले, उसकी कैजुअलिटी एक हुकूमत बनी थी हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब के अंदर। आप इस बात को जहन में रखें, जो उन्होंने किया वो इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क करके बंदियाल साहब चले गए, और उन्होंने जो किया उनके साथ जो जज साहबान, जिनमें से एक मोअज़्ज़ज़ जज साहबान अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, क्या वो कभी
आईने के सामने खड़े होकर ये कह सकेंगे कि हमने बिल्कुल मुकम्मल इंसाफ किया या दुरुस्त फैसले किए। इस मुल्क में हम ख्याल बेंचेस पहले भी बनते रहे हैं और उन्होंने वही तारीख दोहराई है जो एक ज़माने में इफ्तिखार चौधरी साहब दोहराते थे। लिहाजा मुझे तो कम से कम कोई हैरानगी नहीं होती कि जज साहबान जो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब और हस्तात मलिक साहब हमारे मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।